Hello, good evening, everybody. So, we are doing dumb series that is decoding UPSC mindset. अगर आप prelims 2026 दे रहे हैं, then knowledge के साथ साथ you have to see कि UPSC किस mindset से क्वेश्चन पूछती है, and this is the purpose of this dumb series that is decoding UPSC mindset. We have done with 2024 का paper and we started with 23 paper in the last class. Now we will continue with the further questions in these sessions. But the more important thing जो आपको ध्यान में रखनी है कि इस सीरीज में जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, हम यूपीएससी का माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको यह पता हो कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे सेट करता है. व्हेन यू स्टडी एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप एग्जामिनर के माइंडसेट से नहीं सोच पाते हैं. आपका तरीका सोचने का अलग होता है, पर जो पेपर सेट कर रहा है उसका सोचने का तरीका अलग है. अगर यही दोनों माइंड, स्टूडेंट का माइंड एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न्ड एंड एग्जामिनर का माइंडसेट एज फार एज क्वेश्चन सेटिंग इज कंसर्न्ड, अगर ये दोनों कन्वर्ज हो जाएं, देन प्रीलिम्स की कट ऑफ निकालना इजी है. एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ मेनी टॉपर्स आल्सो कि प्रीलिम्स में लिमिटेड नॉलेज के साथ साथ भी यू कैन क्लियर कट ऑफ इफ यू हैव दैट माइंडसेट कि एग्जामिनर के पास क्या क्या तरीके हैं क्वेश्चंस को सेट करने के, क्या क्या तरीके हैं ऑप्शन स्टेटमेंट्स को गलत करने के, और वो किस माइंडसेट से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है कैंडिडेट से. ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं और ये पैटर्न धीरे धीरे बिल्ड भी हो रहा है. इन फर्स्ट पेपर 2024 जो हमने 5 क्लासेस में डिस्कस किया था, उसमें पर 1 घंटे का एक लेक्चर है. आप उस लेक्चर को रोज देखते रहें. अगर लेट्स सपोज आपका प्री आने वाला है, अब कुछ ही दिन बचे हैं, मान लो 2 महीने बचे हैं आपके पास, 2 महीने से कम ही बचे हैं, पर एक चीज पक्की है, आप इन लेक्चर्स को थोड़ा 1.5x स्पीड पे लगाएं, 2x स्पीड पे लगाएं, ताकि आपको ये पैटर्न समझ में आ जाए. एंड दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी फ्रूटफुल एज फार एज क्लियरिंग प्रीलिम्स कट ऑफ इज कंसर्न. तो हम अब स्टार्ट करते हैं, जो हमने कल बंद किया था क्वेश्चन नंबर 15 पे, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से. और ना एक चीज ये समझ लें, मैं इसमें कोई वो नहीं बता रहा हूं चीट कोड्स, कोई एलिमिनेशन ट्रिक्स. भाई वो सबसे फेक चीज है तैयारी की. आपको कोई बताए कि अगर ऐसा आए आप ऐसा कर दें, कोई नंबर आया, डिजिट, आपने उसको गलत मान लिया, या फिर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है गलत मान ली. भाई ये रट्टाफिकेशन नहीं करनी है. जब आप किसी का माइंडसेट समझते हैं तो उस माइंडसेट को लिखा नहीं जाता है शब्दों में, उस माइंडसेट को बस फील किया जाता है आपको उस एनालिसिस के बाद. आपको पहले ही बताया था, जैसे किसी को गॉड पे ट्रस्ट होता है तो वो गॉड को प्रूव नहीं कर सकता है किसी को. उसे होता है कि बस मुझे पता है, वो मुझे फील है, वो इंटरनल रियलाइजेशन है, वही माइंडसेट है. जब आप यूपीएससी के माइंडसेट को डिकोड कर लेंगे, इट मींस आपको उसकी मेंटालिटी समझ में आ गई. अब आप किसी और को बताएंगे वो चीज और वो इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस और अनटिल वो इंसान खुद ये पेपर सॉल्व करे. तभी हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में. करने को तो मैं ये भी कर देता, आपको एक लेक्चर लेता, सभी पॉइंट्स बता देता कि ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा होता है, पर वो इंटरनलाइजेशन मेरी है. और माइंडसेट एक फिलोसॉफिकल एनालिटिकल एस्पेक्ट है. जब आप क्वेश्चन देखते हैं आपको फील आती है कि स्टेटमेंट गलत है, वो इसलिए आती है क्योंकि आपने पहले वो क्वेश्चंस देखे हुए हैं पीवाईक्यूज में. फिर आपको ये नहीं पता होता कि मेरी नॉलेज के बेस पे सही है या मेरी इंट्यूशन कह रही है. एंड दैट इंट्यूशन कम्स व्हेन यू डिकोड द यूपीएससी माइंडसेट. तो इसको ऐसे बोल सकते हो कि दिस प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं पीवाईक्यूज की, इससे आपका माइंडसेट यूपीएससी के माइंडसेट से अलाइन हो रहा है और फिर वो इंट्यूशन आती है क्वेश्चन देख के कि ये सही है स्टेटमेंट या गलत. दैट इज अ गुड थिंग. फिर पेपर में आपको अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना है. वो इंट्यूशन कहां से आ रही होगी? जो माइंडसेट आपने डिकोड किया होगा यूपीएससी का इन दिस सीरीज. That's why we named it as dumb series. Now let's start with question number 16. अब क्वेश्चन 16 बोल रहा है, अब ना कल मैं एक चीज और बता देता हूं इस सेशन के स्टार्टिंग में ही. जैसे कल बच्चे पूछ रहे थे लाइव चैट में कि सर अगर हमने पैटर्न अप्लाई किया और लेट्स सपोज क्वेश्चन गलत हो जाए फिर क्या करें? तो मैंने आपको पहले बताया था, जो भी एल्गोरिदम हम बना रहे हैं, जो भी पैटर्न हम बना रहे हैं, ये सब कुछ आपको फॉलो करना है, चाहे फिर आपके 2 क्वेश्चन गलत क्यों ना हो जाएं. कल हमारे हुए थे ना, तो होने दें. गोल हमारा ये नहीं है कि हमारा पैटर्न 100% एप्लीकेबल हो, और पॉसिबल भी नहीं है वो. हमारा गोल है
इन 70 to 80% वो एप्लीकेबल हो और बाकी जो हमारा 20 to 30% है वो एप्लीकेबल ना हो, ताकि हमारे नेट क्या आ जाए, नेट पॉजिटिव आ जाए, और यही हमारा गोल है अचीव करने का। पर एक क्वेश्चन में जहां पे तुम्हारा पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा है, फॉर दैट क्वेश्चन आपको ये नहीं कर देना कि मेरा पैटर्न बेकार है। पैटर्न अगर आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस करके 10 सालों का बना लिया है, फिर उस पर स्टिक रहना है, फिर पेपर में जाके आपको कोई भी उसको हिलाना नहीं है। और यूपीएससी का पेपर जितना मर्जी टफ आए, यू विल फॉलो दैट पैटर्न, दैट एल्गोरिदम। अगर कुछ नेगेटिव होते हैं पर उससे डबल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, दैट विल गिव यू एन एज। और यही तरीका है प्रीलिम्स का निकालने का। प्रीलिम्स एग्जाम कोई भी बच्चा नॉलेज के बेस पे नहीं, प्रोबेबिलिटी के बेस पे निकालता है। तभी मैं बताता होता हूं कि इस स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस क्या हैं, 70-80% है, 10-20% के इसके सही होने के चांसेस हैं। हर चीज की प्रोबेबिलिटी है। बट इफ योर माइंडसेट इज लॉजिकल एज फार एज यूपीएससी माइंडसेट इज कंसर्न, उससे अलाइन है, देन फिर आपकी प्रोबेबिलिटी की एक्यूरेसी बढ़ती रहती है सही होने की। तो अगर आपने आज लगाओगे इस पे, आपका जो आज माइंडसेट है, अगर वो इसको अप्लाई करो पेपर पे, तो उसमें क्या आएंगे, ज्यादा नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव कम होंगे। तो क्योंकि आपका माइंडसेट अभी यूपीएससी के माइंडसेट से अलाइन नहीं है, वो हम अलाइन कर रहे हैं अभी ये पीवाईक्यूज कर करके, और उसी से पैटर्न बन रहा है। फिर आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। अभी वो 30% होगी, वो 40 हो जाएगी, 50, फिर 60, फिर 70, वही पहुंचना है हमें 100 नहीं करना, 100 पॉसिबल भी नहीं है। आया समझ में? नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16। ये हो गया ज्ञान। अब ज्ञान साइड पे लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सम मशरूम्स हैव medicinal properties, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties, some mushrooms have bioluminescent properties। अब मुझे एक चीज बता दो भाई, मशरूम की कितनी टाइप्स होंगी? कितनी होंगी? बहुत ज्यादा। पहली बात तो वो सारी मशरूम की टाइप्स ना रिकॉग्नाइज भी नहीं की गई होंगी। भाई हर स्पीशी जो एग्जिस्ट कर रही है, ये थोड़ा है वो हमने साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसको समझ के उसको बुक्स में लिख लिया है। कई चीजें हैं, बहुत सारी स्पीशीज हैं जो हमें पता ही नहीं है, या हमने उस पर अभी ध्यान ही नहीं दिया है, अभी हम मेजर पे दे रहे हैं। तो मशरूम की कितनी टाइप्स होंगी भाई? एग्जामिनर को अगर ये प्रूव करना है कि मशरूम में मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, मशरूम में साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज नहीं है, मशरूम में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज नहीं है, मशरूम में बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज नहीं है, ये एग्जामिनर को अगर सेट करना है कि ऐसा नहीं है, तो उसे मशरूम्स के 10,000 वैरायटीज को पढ़ना पड़ेगा, और ये 100% श्योर होना पड़ेगा कि मशरूम में ये नहीं है। और एग्जामिनर कभी भी इस चीज से श्योर नहीं हो सकता कि उसमें ये नहीं है। ये श्योर हो सकता है कि उसमें ये है। फॉर एग्जाम्पल उसे पता है कि मशरूम में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, उसे पता है, तो स्टेटमेंट क्या बना सकता है वो, कि मशरूम की स्पीशीज में कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं है। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। उसे पता होता है एग्जामिनर को कि मशरूम की ये टाइप्स हैं 10। अगर मैं गलत कर सकता हूं तो ये कर सकता हूं कि मशरूम की जो टाइप्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, मुझे पता है ये प्रॉपर्टी है, मैं स्टेटमेंट बनाता हूं ये प्रॉपर्टी नहीं है। वो एग्जामिनर श्योर हो सकता है, इसमें एग्जामिनर श्योर नहीं हो सकता कि भाई मशरूम में ये प्रॉपर्टीज नहीं है। उसके लिए उसको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, और मेरे को पहले बताया था एग्जामिनर के पास नॉलेज एक्वायर करने की लिमिटेड कैपेसिटी है। उसके पास भी कौन से कंसर्न है, सो कॉल्ड लॉजिस्टिक कंसर्न्स हैं। वो बैठ के नेट पे अगर सर्च करने बैठेगा तो पागल हो जाएगा वो। तो वो ये काम नहीं करता है, वो देखता है कि क्या है, या तो वैसे स्टेटमेंट डालेगा सेम क्या है, या उसको उल्टा करके डालेगा ये नहीं है, जो कि वो होता है तो वो गलत हो जाएगी। अगर कभी भी सम आ गया है तो आप बस इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे कि एग्जामिनर के पास क्या है, लॉजिस्टिक का कंसर्न है, ये आप मान के देखें। और जब आप क्वेश्चन सेट करेंगे, आप क्वेश्चन सेट करना चाहेंगे और आपको प्रूव करना हो, मशरूम पे क्वेश्चन बनाना हो, मशरूम की प्रॉपर्टीज पे जाके सर्च करना, और आपको कोई ऐसा ऑप्शन बनाना हो कि मशरूम में ये वैरायटी है और उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं है। मान लो आपको बनाना है कि मशरूम में कोई ऐसी, मान लो ये इंसेक्टिसाइडल, या मान लेते हैं मशरूम को एज अ फर्टिलाइजर यूज नहीं कर सकते, मशरूम में फर्टिलाइजर वाली प्रॉपर्टीज नहीं है, कोई भी ऐसी मशरूम नहीं है जिसमें फर्टिलाइजर प्रॉपर्टीज नहीं है। क्या आप ये बना पाएंगे? आपको स्टेटमेंट बनानी है कि मशरूम की कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं है जहां पे क्या है, उसकी फर्टिलाइजर प्रॉपर्टीज हो। अब आपको स्टेटमेंट बनानी है कि स्टेटमेंट क्या हो, 100% करेक्ट हो, तो आपको जाके नेट पे सर्च करना पड़ेगा। अगर सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। मान लो नेट पे नहीं मिला, फिर आपको डर रहेगा, क्या पता नेट में ये चीजें अभी ना आई हूं, क्या वो अभी
वैसे ही लोकल लेवल किसी ट्राइबल के पास हो, फिर आप ट्राइबल के पास जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको स्टेटमेंट या तो 100% करेक्ट बनानी है या 100% इनकरेक्ट बनानी है। तो इस लिमिटेशन, लॉजिस्टिक लिमिटेशन दैट आई कॉल एज LT, सॉरी लॉजिस्टिक लिमिटेशन दैट इज कॉल्ड एज LL, और इसी लॉजिस्टिक लिमिटेशन LL के कारण बहुत सारे क्वेश्चन सही होते हैं। तो मैं अगली बार जब यूज करूंगा LL वर्ड, दैट इज लॉजिस्टिक लिमिटेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस आप यूपीएससी के एग्जामिनर के शूज में जाके देखेंगे तो वो आपको वैसे ही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमें आंसर क्या लगाना है? ऑल 4, चाहे आंसर जो मर्जी हो, आंसर यही लगा के आना है। हमारा पैटर्न यही बोलता है, क्योंकि हमारा लॉजिक स्ट्रांग है, और आंसर है भी इसका क्या? डी है। और ये पहले भी आया हुआ है यूपीएससी PYQ, हम देखेंगे आगे जाके 2022 में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वेरल्स। इंडियन स्क्वेरल्स, अब इसमें देखें क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बुरोज इन द ग्राउंड। पहले मुझे बताएं, इसको मैं अगर ऊपर जाके हिंदी में अनुवाद करके देखूंगा, स्पीशी क्या आपने सुनी है ना, देखते हैं स्पीशी को तो कह गए गिलहरी है। तो भाई मुझे एक चीज बताएं, इंडियन गिलहरी तो देखी होगी आपने, आपने कभी वो गिलहरी देखी है? रहती कहां है गिलहरी? मुझे एक चीज बताएं, अगर आप देखते हैं इंडियन स्क्वेरल, कहां रहती है वो? तो दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बुरोज इन द ग्राउंड, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, दे आर ओमनिवोरस। आपने गिलहरी को भाई खाता है ना, पेड़ पे लगे हुए चीजें भी खाती हैं वो, या वो इंसेक्ट्स भी खाते हैं। तो ओमनिवोरस तो बड़ा जेनरिक सा हो गया है कि गिलहरी ओमनिवोरस होगी, क्योंकि वो इंसेक्ट्स भी खाती हैं और वो साथ में खाती हैं जो आपकी नॉर्मल है, वेज भी हैं और नॉन वेज भी हैं। ये तो है ही ना, आप देखते हैं, जस्ट विजुअलाइज करें, जब आपने कभी देखा होगा, पार्क में गए होंगे, छोटे होते हैं बड़े होते हैं, जब भी गए होंगे। अब दो स्टेटमेंट देखेंगे, कुछ स्टेटमेंट क्या है? दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बुरोज इन द ग्राउंड। अगला क्या है? दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एग्जामिनर को स्टेटमेंट बनानी होती तो ये नहीं बना सकता था वो कि दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बुरोज इन द ग्राउंड एंड स्टोर फूड इन इट, एंड स्टोर्ड फूड इन इट। काम खत्म, ये स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ये स्टेटमेंट क्यों बनाई है उसने? अगर पहली स्टेटमेंट में ये लाइन आ जाती तो क्या दिक्कत थी उसको ये अलग से बनाने की? अगर वो दोनों अलग से बना रहा है, मतलब दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मतलब ये वर्ड यहां पे भी लिखा जा सकता था, क्योंकि उसने जान के दिखाया है दोनों किससे लिंक्ड है? ग्राउंड से। क्यों? नेस्ट कहां बनाती हैं? ग्राउंड में, और ग्राउंड में स्टोर करती हैं। ये दो चीजें पूछी हैं। अगर ये कुछ पूछनी होती तो एक स्टेटमेंट में पूछ सकता था, ये दो में क्यों पूछ रहा है? तो साथ में एक वर्ड ऐड करके स्टोर फूड इन इट, तो काम खत्म हो जाता ना, क्योंकि ये दोनों स्टेटें ग्राउंड से लिंक्ड है। आपको ये ऐसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, हमें बड़ा लाई डिटेक्ट करनी है हमें, तो वो झूठ बोल रहा है ऐसे कि दोनों चीजें ग्राउंड से लिंक्ड है। बच्चा बोलेगा बिल्कुल सही बात है, नेस्ट बनाते हैं वहीं स्टोर करते होंगे, पर फर्क है इसमें। दे बिल्ड नेस्ट कहां पे? आपको पता है, ये पेड़ों में, बट दे स्टोर फूड इन नट्स एंड सीड्स इन ग्राउंड। और दूसरा, अगर नट्स एंड सीड्स क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं, ये इनका फूड है, तो वेज तो ये हो ही गए हैं, हर्बीवोर्स तो ये हो ही गए हैं। साथ में आपको आर्ट्स खाते हुए देखा है, तो क्या बन जाएंगे? ओमनीवोर। तो ये तो पता लग गया कि पहली दो स्टेटमेंट में दोनों तो नहीं है। अगर दोनों होती तो उसे क्या दिक्कत थी अलग से बनाने की? मतलब वो झूठ बोल रहा है सच के आसपास वाला। क्या सच का आसपास है? कि ग्राउंड से लिंक्ड है, नेस्ट भी वही बनाते हैं, स्टोर भी वही पे करते हैं। तो समझ में आया कि यहां पे झूठ तो बोल रहा है। अगर बोलना होता एक बार में बोल देता, काम खत्म हो जाता, पर जान के ग्राउंड से लिंक करके आपसे दो स्टेटमेंट पूछ रहा है, उनमें से एक सही है, ये वाली, और ये भी सही है। आंसर क्या है इसका? बी। इस माइंडसेट को डिकोड करना पड़ेगा आपको। जब तक ये नहीं करेंगे फिर तक नहीं होगा। अभी आपने कोई नहीं पढ़ता है इंडियन स्क्वायरल के बारे में जाके वो नेस्ट कहां बनाते हैं, पर लॉजिक तो हमारा हमेशा साथ में जाएगा ना, नॉलेज नहीं जाएगी तो लॉजिक तो यही बोल रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट में एक सही होगी, क्योंकि अगर उसे बनानी होती सही तो यहीं पे ऐड कर देता वो, और जान के ग्राउंड से लिंक कर रहा है कि लॉजिकली यही बैठ रहा है। जब आप ये पढ़ रहे हैं अपने आप ये स्टेटमेंट सही लग रही है, पर आपको सतर्क हो जाना है इसमें, क्योंकि आपको पता है वो झूठ बोल रहा है सच के आसपास वाला। अगर इसको बनानी होती वहीं बना देता। और दूसरी बात यह है कि अगर ग्राउंड की बात है, दोनों को ग्राउंड से लिंक करके लॉजिक दे रहा है। तो मैंने पहले बताया था, जहां पे भी यूपीएससी झूठ बोल रहा होता है वहां पे लॉजिक बड़ा स्ट्रांग दे रहा होता है साथ में, जो कि होता गलत है लॉजिक, पर लॉजिक दिया जाता है कहानी बना के,
तो कहानी ऐसे बनाई जाती है जो सच लगती है, तो झूठ भी सच लगने लगता है, वही हमें डिटेक्ट करना है। तो इसका आंसर क्या है? ओनली 2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। अब देखें, अब आपको पहले बताया था हमने, ये क्वेश्चन दोबारा आया, दो, एक वहां पे आया था सम वाला, एक यहां पे सम वाला। जैसे ही आपने सम देखा, आपने कुछ नहीं देखना है, एक बार हम सम क्या लगा लेंगे? सी लगा देंगे। अब हम पढ़ लेते हैं दोबारा, कहीं बीच में कुछ ऐसा ना बोल दिया अजीबोगरीब। अगर बड़ी सेंटेंसेस बड़े जेनरिक हैं तो आंसर सी है इसका, हमें पैटर्न नहीं बता दिया है, पर पढ़ लेते हैं। Some organisms, microorganisms can grow in environments with temperature above the boiling point of water. क्या दिक्कत है भाई? ओशन में जाते हैं, नीचे जाते हैं, बहुत सारे एक्सट्रीम टेम्परेचर में स्पीशी रहती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, ऊपर जाते हैं, ऊपर रहते हैं। तो अगर पोल पे जा रहे हैं या ओशन के बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, कोई ना कोई स्पीशीज तो रहती हैं। सम बोला है, एक या दो, जितनी मर्जी। हमें पता है कि बहुत सारी एक्सट्रीम टेम्परेचर वाली स्पीशीज भी हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट। बिल्कुल सही सर, रह सकते हैं। कहां जाके उस एनवायरमेंट में देखेंगे? एक आधी स्पीशी मिल गई तो क्या करेगा एग्जामिनर? तो एग्जामिनर के पास यहां पे भी क्या है? लॉजिस्टिक लिमिटेशन, LL। दिस लिमिटेशन मेक्स दिस स्टेटमेंट्स करेक्ट, बिकॉज अदरवाइज अगर ये गलत करने हो तो एग्जामिनर के पास इतना स्कोप, नॉलेज और लॉजिस्टिक्स है ही नहीं कि वो जाके चेक कर पाए। तो आंसर इज सी इन दिस क्वेश्चन। तो हमने देखा दो क्वेश्चन, 18 और उससे ऊपर अभी आया है कौन सा? 16 और 18 फ्री के मार्क्स से। अगर आप इन क्वेश्चंस को छोड़ के आ रहे हो तो बात गलत है। यहां आपके नंबर आने चाहिए 4। अगर आप गलत करके आ रहे हो अपना दिमाग लगा के कि नहीं नहीं क्या पता ऐसा हो, क्या पता ऐसा ना हो, फालतू में दिमाग लगा ले, नहीं क्या पता pH बिलो 3 तो क्या है? नंबर है, क्या पता ये गलत हो, गलत कर दी, ऐसा दिमाग लगा रहे हैं, वो रट्टाफिकेशन है, वो एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं, वो काम नहीं करती। माइंडसेट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आंसर क्या है? ऑल 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज which one of the following makes a tool with a stick? Which one of the following makes a tool with a stick to scrap insects from a hole in a tree or a log of wood? मतलब भाई पहले तो ये पढ़ें कि यहां पे कुछ ना कुछ कोई टूल बन रहा है। क्या टूल क्यों बना रहे हैं? इंसेक्ट्स निकालने के लिए। मतलब टूल कौन बनाता है भाई? टूल मेकिंग जो है वो किसका फीचर है? टूल मेकिंग किसका फीचर है? मतलब ऐसी कोई स्पीशी जो क्या होगी? इंटेलिजेंट होगी। भाई इंसान आया था ना, तो इंसान ने स्टोन टूल्स बनाने स्टार्ट किए, जैसे जैसे वो इंटेलिजेंट होता गया। तो टूल मेकिंग एक इंटेलिजेंट स्पीशी का काम है। अगर हम देखें स्पीशीज में कौन सी इंटेलिजेंट है? फिशिंग कैट। भाई फिशिंग कैट तो नहीं है, ऑटर तो नहीं है, स्लॉथ बियर तो नहीं है। फिशिंग कैट कहां से इंटेलिजेंट होगी? अब पढ़ते हैं ना फिशिंग कैट के बारे में, जब हम पढ़ते हैं स्मॉल कैट्स, तो ये कैट्स हैं जैसे टाइगर, लायन, तो ये इतनी इंटेलिजेंट स्पीशीज थोड़ा ना है। तो ये तो नहीं होगी, ना बियर है ना ओटर है। और आपको पता है ओरंगुटन इज लाइक अ प्रीडिसेसर ऑफ होमो सेपियंस, तो उसमें ये एलिमेंट हो सकता है। अगर ओड वन आउट करें इसमें, तो ओड वन आउट क्या बोल रहा है इसमें से? कि ये तीनों स्पीशीज सिमिलर टाइप की हैं और ये अलग टाइप की हैं, और यही इंटेलिजेंस से मैच कर रही है। तो हम ये लगा के आएंगे कि ये इंटेलिजेंट स्पीशी है। इसका आंसर है भी, पर हमने लॉजिक का लगाया कि जो पूछा है वो कैसा काम है और वो काम कौन सी स्पीशीज करती है ब्रॉड लेवल पे, तो वहां से आंसर आएगा। तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दैट फॉर्मेट। आया समझ में? दिस इज 19th। और मैं बता रहा हूं कि अगर आपने पैटर्न लगाया और आंसर गलत हो गया, डरना नहीं है। क्योंकि पहली बार जब मैंने किया था मुझे डर था कि भाई ये कैसे गलत हो गया, क्या पता पेपर में ये पैटर्न पूरा ही गलत हो जाए। नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अप्लाइड दिस इन 4 पेपर्स, 5 पेपर्स। पहले में नहीं अप्लाई किया तो नुकसान हुआ, बाकी 5 में अप्लाई किया तो फायदा हुआ। तो नेट क्या है इसमें? इफ यू अप्लाई दैट पैटर्न, कोई मार नहीं खाओगे, दैट इज अ गारंटी। और इसके लिए बेस्ट क्या है भाई? मेरी बातों पे विश्वास क्यों करना, हम कर रहे हैं ना इसको। लास्ट में 25 का पेपर देखेंगे, यही सॉल्व करेंगे बैठ के, वहां से कॉन्फिडेंस आएगा। अगर 25 का पेपर होता एग्जाम हॉल में बैठ के मैं कैसे करता? अगर ये अप्लाई हो रहा है मतलब अप्लाई होगा। अगर 10 साल अप्लाई हुआ है और 25 में अप्लाई हो रहा है तो बाद में होगा ही होगा। इतना रिस्क टेकिंग तो होना ही चाहिए। इफ यू डू नॉट हैव अ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, फिर प्रीलिम्स नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है बिकॉज उनमें रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी नहीं है। वो चाहते हैं कि या तो पूरा ही पता हो हमें तभी हम करेंगे, नहीं तो छोड़ के आएंगे। अब पूरा ही पता हो ये पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी खेलनी पड़ेगी, एंड प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट रिस्क, बट दैट इज अ लॉजिकल रिस्क, उसका नेट फायदा होता है।
अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 भाई, इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs। भाई मुझे एक चीज बताने, हम जब HFC पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं ना, एक क्या होते हैं, हमने इसको किस में ऐड कर दिया था? वैसे देखा जाए तो ये ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है, ये ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है, ये जो है आपको क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट में पढ़ते होते हुए, पर हमने इसको ओजोन वाले में डाल रखा है, क्योंकि इससे क्या होता है, क्लाइमेट ज्यादा, बहुत ज्यादा ये एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को। मतलब आपको समझ में आया कि HFC न्यूज में होते हैं। अब मुझे बताएं, फोम एजेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, एरोसोल्स। अब कोई फोम एजेंट है या कोई ल्यूब्रिकेंट है या कोई फायर रिटार्डेंट है या कोई एरोसोल है, अब ये ऐसा नहीं है कि ये इसकी ब्रॉड है। फॉर्म एजेंट्स बहुत टाइप के होंगे, फायर रिटार्डेंट्स बहुत टाइप के होंगे, ल्यूब्रिकेंट्स बहुत टाइप के होंगे, वैसे एरोसोल्स बहुत टाइप के होंगे। अब क्योंकि ये जो लुब्रिकेंट्स हैं और जो फोम एजेंट्स हैं, फायर रिटार्डेंट्स हैं, एरोसोल हैं, ये सिमिलर हैं, इनके फंक्शनिंग लगा लो या इनका काम लगा लो, दे आर ऑल सिमिलर नेचर। अगर एक में भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होगा तो बाकियों में लॉजिक के हिसाब से होना ही चाहिए। और ये कहना कि कोई ऐसा लुब्रिकेंट बनाया किसी ने जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हमने डाल दिया, एग्जामिनर कैसे पता करे? हमें बस ये देखना है कि क्या ये चारों, हमें ये नहीं देखना है कि जाके चेक करें उसकी बोतल पे लिखा है HFC के, नहीं, आपको देखना है कि चारों लिखे हुए हैं क्या ये सिमिलर से हैं कि नहीं है, यूज इनका क्या, इनको जहां यूज करते हैं क्या इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है कि सेम तो नहीं होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर है कि नहीं है। तो अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चारों के चारों एज सच सिमिलर ही हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। एरोसोल्स को आप यूज करते हो इन फोम एजेंट्स, ऐसे ही एरोसोल्स फायर रिटार्डेंट्स में, तो ये सारे क्या हैं, ल्यूब्रिकेंट्स आर यहां पे। तो कहने का मतलब जो लुब्रिकेंट्स में होती है चीज वहीं फायर रिटार्डेंट्स में भी होती है, तो कहने का मतलब ये सारे सिमिलर नेचर के हैं। अगर ये सारे सिमिलर नेचर के हैं तो इनका सभी में होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। तो हम इसका आंसर क्या लगा के आएंगे, डी लगा के आएंगे। हमें बस ये देखना है कि क्या जो ऊपर लिखे हुए हैं ये चारों, क्या ये सिमिलर हैं कि नहीं है। अगर ये सिमिलर हैं तो आपका काम खत्म, फिर आपको नहीं सोचना है, आपको इसका आंसर डी मार के आना है। यूपीएससी जो मर्जी इसका आंसर दे, हमें ये नहीं देखना है एक एक में जाके, हमें देखना है अगर इसमें हो सकता है, अज्यूम कर लेते हैं, तो क्या ये इसके साथ रिलेटेड है कि नहीं है थोड़ा बहुत। तो उस सेंस में पेट्रोल में, डीजल में अगर कोई एलिमेंट होगा तो चांसेस है दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उस सेंस में कह रहे हैं हम। तो आप जो दी हुई चीजें इनको लिंक करें, क्या ये सिमिलर हैं कि अलग अलग हैं, तो उस सेंस से आपका इसका आंसर आ जाएगा। हमें ऐसे क्वेश्चंस में कि ये जो एलिमेंट है ये कहां कहां मिलता है, आपको डी लगा के आना है। अगर ये चारों क्या है, सिमिलर साउंडिंग है, सिमिलर साउंडिंग मतलब आपको लग रहा है उनकी क्या है, काम सेम सेम से हैं, उतना आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसका आंसर हम डी लगा के आएंगे और जो मर्जी करे यूपीएससी। अगला देखें 21, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन InvITs इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज exempted फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। वर्ड क्या है, बट। भाई यूपीएससी के पास एक आदत है, लिख देगी दिस बट नॉट दिस, मतलब एक स्टेटमेंट बनी होती है कॉपी में, क्या, दिस एंड दिस। मतलब स्टेटमेंट क्या होती है कि जैसे InvITs हैं, इनकी जो इससे आती है इंटरेस्ट इनकम एज वेल एज डिविडेंड आर टैक्सेबल, 1 and 2 बोथ आर टैक्सेबल। वो क्या बनाएगी, 1 इज टैक्सेबल बट 2 इज नॉट टैक्सेबल। तो जहां पे बट नॉट लिखा होता है उसके चांसेस हो जाते हैं सही होने के कम, इनफैक्ट वो गलत ही होता है। मतलब एक यूपीएससी का पैटर्न क्या है, दिस बट नॉट दिस। तो जब कभी बट नॉट दिखे तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं कि भाई यहां पे यूपीएससी गेम खेल रही है, क्योंकि इसका एक पैटर्न है गलत करने का, बट नॉट करके, कि आधी स्टेटमेंट सही और आधी गलत, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि क्या है या नहीं है। क्योंकि जब बट नॉट होता है कि दिस बट नॉट दिस, तो आपको लगता है हाँ ये हो भी सकता है। सही क्या होता है, दिस
एंड दिस, पर जान के बट नॉट डालने से आपको डाउट डाल देते हैं, जैसे कि यहां पे डाला ना कि जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है इनविट्स से वो टैक्स फ्री है, बट जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल है। भाई मुझे बताएं, इनविट्स में पैसा लगाते हैं हम क्यों लगा रहे हैं? कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगी तो यहां पे कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा? जो बड़े लोग हैं। और दूसरा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम क्या है, टैक्स फ्री है और डिविडेंड टैक्सेबल है, तो कहने का मतलब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है इंडिया में, और हम चाहते हैं लोग इनविट्स में पैसा लगाएं। और जब पैसा लगाने के लिए इंसेंटिव क्या दिया जाता है कि आपकी जो भी उससे इनकम आ रही होगी या कोई भी डिविडेंड आ रहा होगा वो क्या होगा? टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब जो भी फायदा आपको इनविट से हो रहा होगा, कोई भी टाइप का फायदा, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम चाहे वो डिविडेंड, वो टैक्सेबल नहीं होगा। यही लॉजिक बनता है। ये क्या है कि इंटरेस्ट इनकम तो क्या है, टैक्स फ्री है, पर डिविडेंड क्या है, टैक्सेबल है। ऐसा क्या पाप किया है डिविडेंड ने कि जो इंटरेस्ट इनकम ने नहीं किया है? हमने ये सोचना है कि आजकल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करने की ज्यादा बातें करती है, और अगर ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है तो लोगों को इंसेंटिव देना पड़ेगा कि वो गोल्ड में पैसा ना लगाएं, यहां पे आए। अगर यहां पे आएंगे तो क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि भाई यहां पे क्या दो, हमें तुम्हें पैसा दो, हम तुम्हें टैक्स तुम हमसे फ्री कर देंगे, और मतलब आप पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो डिविडेंड हो चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो। यही लॉजिक बनता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ये नहीं सोचना है कि क्या पता गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट इनकम फ्री कर दिया हो पर डिविडेंड पे टैक्सेबल हो, पर क्यों, किस लॉजिक के बेस पे कह रहे हैं? ये सोच के नहीं इसको सही कर देना कि हाँ क्या पता ऐसा हो। ये अगर आप लगा रहे हैं क्या पता ऐसा हो, तो बिल्कुल नहीं लगाना है। यूपीएससी इस माइंडसेट से कभी नहीं खेलता, वो ब्रॉड माइंडसेट से खेलता है कि बच्चे को पता है कि नहीं है कि इनविट्स पे क्या है, टैक्स नहीं लगते हैं। टैक्स क्या है? नहीं लगते हैं क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करना है, बस इतना पता होना चाहिए। द गेम इज डन। नेक्स्ट क्या है? इनविट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोइंग्स अंडर द जो सारफेसी एक्ट है। तो हाँ, इनविट्स के अंदर जो पैसा लेते हैं वो क्या है? बोरोइंग है। अगर कल को आप वो पैसा वापस नहीं कर पाते तो सरफेसी एक्ट के अंदर क्या करेगा? आपका दिवालिया वाला प्रोसेस यहां पे स्टार्ट होगा। ये वैसी, अगर ये गलत है तो वैसे सही हो गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में दोनों कभी गलत नहीं होती हैं। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, देन द सेकंड बिकम्स ऑटोमेटिकली करेक्ट, तो आंसर इज डी। बट आप लोग को पहली स्टेटमेंट गलत का पता लग गया, बट नॉट आया, तो मैं थोड़ा अलर्ट हो गया। फिर मैंने देखा ऐसा लॉजिक क्यों है कि वो टैक्स फ्री है वो नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। हाँ, ये लॉजिक बैठ रहा है कि दोनों क्या होंगी? टैक्स फ्री होंगी, क्योंकि क्या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोशन कर रही है। आया समझ में? और ये तो वैसे ही लॉजिकल है कि भाई हाँ, इनविट्स पैसा ले रहे हैं, उसको बोरिंग्स माना गया है। और दूसरा गलत भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड भी, और ये थोड़ा बहुत इसलिए भी हम गलत नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। या तो एक स्टेटमेंट गलत होती है, दोनों तो गलत होती नहीं है। ऐसे जो ऑप्शंस बने होते हैं तो पहली गलत हो गई है, दूसरा क्या हो गया? अपने आप सही हो गया है। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जहां पे दो स्टेटमेंट होती हैं, हमारे पास नीचे जाएंगे ना, बहुत ही कम क्या ऑप्शंस है। या तो आइदर ऑफ वन इज इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट, या फिर बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन पोस्ट पेंडेमिक रीसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए मैनी सेंट्रल बैंक्स। अब कईयों ने नहीं बढ़ाए होंगे, तो वर्ड क्या है? मैनी। आपने देखा जब कोविड आया था तो हमने थोड़ा पैसा ज्यादा फेंका इकोनॉमीज में, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, तो हमें इकोनॉमी को ग्रो करना था। जब पैसा ज्यादा फेंका तो इन्फ्लेशन होगी, तो बाद में क्या किया? पैसा निकालना होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। लॉजिकल है ये। अब मैनी कंट्रीज, दो कंट्रीज, हमें क्या लेना? लॉजिकल है ये स्टेटमेंट। ये तो क्या है? पूरा ओपन एंडेड है, बस हमें लॉजिक देखना है कि लॉजिकली ये कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, बिल्कुल लॉजिकली कर सकते हैं, पहला का व्यवस्था सही। दूसरा क्या? सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी। ऑफ कोर्स वो इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं मान के कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है अगर वो इंप्लीमेंट करेंगे तो पैसा निकाला जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, इसलिए बैंक्स ने ऐसा किया है। बैंक्स ने किया, हाँ, क्यों किया? इस लॉजिक से किया कि उनसे क्या हो जाएगा? कंज्यूमर प्राइसेस को चेक में रखा जाएगा, और वो हो भी रहा था पोस्ट पेंडिंग, बिकॉज पहले हमने पैसा बहुत फेंक दिया था। तो बड़ा ही लॉजिकल है कि स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तभी ये करते हैं जो सेंट्रल बैंक होते हैं। बड़ा ही थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिकल है, पहली स्टेटमेंट भी दूसरी भी, और इसका ये रीजन भी है, इसलिए लॉजिकल भी है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखें। अब देखें इस क्वेश्चन को। अब हम इसको आपको बताएंगे कि भाई आपके ना, मैं जो आंसर बता रहा हूं, कई क्वेश्चन में यूपीएससी ने आंसर गलत दिया है, पर हमें नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। हमें समझ भी नहीं आएगा यूपीएससी ने क्यों दिया है। तो आंसर देके चली जाती है यूपीएससी, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है।
जैसे क्वेश्चन है, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी द वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। भाई अगर कार्बन मार्केट लेके आए हैं तो क्या क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रही होगी? ऑफ कोर्स कम ही कर रही होगी उसको, तभी तो लेके आए होंगे। कोई चीज लेके आए हैं उसका क्लाइमेट चेंज में फायदा ही होगा। और इट इज वन ऑफ द मोस्ट, हाँ वन ऑफ द मोस्ट का बोलता है कि एक तरीका है, हाँ एक तो है ही भाई, तभी तो कार्बन मार्केट आई होगी। अगर गवर्नमेंट कार्बन मार्केट लेके आ रही है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को डील करने के लिए लेके आ रही होगी, बढ़ाने के लिए कौन लेके आएगा? और वन ऑफ द टूल तो है ही। तो बिल्कुल सिंपल लॉजिकल स्टेटमेंट है। कार्बन मार्केट ट्रांसफर सोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। अब देखें, जब कार्बन मार्केट है तो हम कार्बन मार्केट में क्या होता है, स्टेट बोलती है कि आप इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं। अगर कुछ ज्यादा निकालेगा तो आपको कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। वो कार्बन क्रेडिट होते किसके हैं? स्टेट निकालती है। तो पैसा कहां जाता है? प्राइवेट से स्टेट के पास। फिर स्टेट क्या करता है? क्लाइमेट चेंज में पैसा डील करने के लिए पैसा लगाता है। तो ऑफ कोर्स पैसा कहां जाएगा? प्राइवेट सेक्टर से स्टेट के पास। ये सही स्टेटमेंट है और ये क्या है? इसका लॉजिक भी है। तो आंसर क्या है इसका? ए। पर यूपीएससी ने ए आंसर नहीं दिया है, इसका क्या दिया है? उसे लगता है कि इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ये बड़ा पंगे वाली चीज है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये आपके तर्क पे डिपेंड करता है। तर्क तो यही बनता है ना कि कार्बन मार्केट से स्टेट कार्बन के एमिशन पे रेगुलेशन लगाती है। फिर अगर कोई कंपनी ज्यादा कार्बन निकालती है, उस पर पैसे देने पड़ते हैं। जब पैसे देने पड़ते हैं तो कहां जाता है पैसा? स्टेट के पास। तो प्राइवेट से पैसा कहां गया? स्टेट के पास। स्टेट फिर क्लाइमेट चेंज में पैसा लगा के उसको डील कर सकती है। यही तरीका है। बड़ी लॉजिकल बन रहा है। तो मैं तो इसका ए लगाता, आप भी ए लगाओगे। अनलेस और अनटिल इसका कोई बैठ ही नहीं रहा है, तो क्यों नहीं बैठ रहा है? अगर लॉजिकली लिंक कर पा रहे हो तो ए लगा के आओगे। यूपीएससी ने पता नहीं क्या सोच के भी लगाया है, पर हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? ए ही लगाएंगे, क्योंकि भाई हर लॉजिक से ये लग रहा है इसको अगर स्टेटमेंट को वहां लेके जाएंगे तो आराम से एक्स्ट्रापोलेट हो रही है और बहुत अच्छी स्टोरी बन रही है, तो अच्छा रीजन भी बन रहा है। तो हम तो इसका आंसर ए ही लगा के आएंगे, डरना नहीं है आपको। और इस कई स्टेट एक आला पेपर में क्वेश्चन होगा कि आंसर ए हो, लगा के आओगे, आंसर क्या निकलेगा? बी। पर आपको नहीं डरना है, ऐसा नहीं है फिर आप जाके अगली बार सोचेंगे। अब कैसे सोचेंगे कि ये इसका रीजन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आपके पास कोई लॉजिक है ही नहीं है, फिर आप यही लगाएंगे। या तो यूपीएससी लिख के दे कि हमने ऐसा सोचा है, फिर हम सोचना स्टार्ट करें। अदरवाइज तो हम इसको ऐसे ही सोचेंगे जैसे हमारा माइंडसेट कह रहा है कि क्या हम उसको लिंक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आया समझ में ये चीज? तो इसको हम आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24, which one of the following activities of the Reserve Bank of India is considered to be the part of sterilization? अब भाई आपने पहली बार बहुत बार पढ़ा है स्टैटिक में, इकोनॉमिक्स में, कि स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं ना, तो वहां से पैसा निकालना, तो उस सेंस में ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है इसका आंसर। मतलब कहने का मतलब एक सिंपल टूल है आरबीआई का मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का। तो वो स्टरलाइजेशन में उस फंडे को लेते हैं कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कि आपने स्टरलाइजेशन का लिंक होता है कि कैसे रुपी और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है उसको इंपैक्ट करना। वो आप तब कर पाओगे जब आप रुपये की सप्लाई को कम ज़्यादा कर पाओगे। अगर आपने रुपया मार्केट में कम कर दिया तो उसका वैसे ही वैल्यू बढ़ गया। तो रुपये की वैल्यू को तुम रुपये की सप्लाई से लिंक करके डॉलर से लिंक कर सकते हो। तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बड़ा ही स्टैटिक है, पढ़ते हैं आप इकोनॉमी में, काम खत्म। अगला है 25। नेक्स्ट इज 25। अब 25 क्वेश्चन देखें। कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स। कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स। कोई डाउट है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। यू हैव 10-20 सेकेंड्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यू हैव 10-20 सेकेंड्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको लेके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कोई डाउट है तो मेंशन कर देना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये दिया गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। हाउ मैनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी आती हैं? दो मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट। यही होती है ना। आपको पता है कि ट्रेजरी बिल और कॉल मनी क्या है? ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ओके, ये सारे क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कॉल मनी मार्केट या ट्रेजरी बिल मार्केट, ये दोनों क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और दोनों क्या है? ये कैपिटल मार्केट है। तो आंसर क्या है इसका? बी। ये तो आपको पता ना कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है। कॉल मनी भी और ट्रेजरी बिल भी क्या होते हैं? फॉर शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 ईयर। तो ये लेस देन 1 ईयर वाला कंसेप्ट होता है, और ये इसका टेन्योर तो मोर देन 1 ईयर होता है। स्टॉक मार्केट में तो कैपिटल मार्केट में ही आता है, क्योंकि ये चलते रहते हैं, इनका कोई टेन्योर नहीं होता है शेयर्स का।
दोनों क्या है? आंसर इसका है बी। 25 का आंसर इज बी। दोनों क्या है? 24 और 25 बिल्कुल इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल से पूछे गए हैं, तो ये तो गलत नहीं होने चाहिए ना। 23 हमने सही भाई, हम देखेंगे ना पेपर में अभी तक हमारे 2-3 क्वेश्चन गलत हुए हैं पैटर्न लगाने के बाद भी। होने दे, डरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं डरना है। पेपर में अगर बोल के आ रहा है मैं तो यही मार के आऊंगा, अगर बी भी देगा देखी जाएगी, पर मेरा लॉजिक क्या है, मैं ये मार के आऊंगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस ऑन योर, जो हम बना रहे हैं अपना माइंडसेट, इतना कॉन्फिडेंस हो, डरना नहीं है इसमें। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, which one of the following best describes the concept of small farmer large field? Small farmer large field, ये क्वेश्चन ना सर मजे के +2 नंबर होते हैं जो कि आप छोड़ के आते हो। जितना ज्यादा यूपीएससी ने स्टेटमेंट बड़ी की होंगी, मतलब उनमें फिर झूठ पकड़ने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस वैसे ही बहुत इजी होते हैं, मैं अभी दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन है स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, मतलब स्मॉल फार्मर होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? लार्ज फील्ड बन जाएगा। मतलब कुछ फार्मर्स आए, लैंड को जोड़ा और क्या बन गया? लार्ज फील्ड। यही बोल रहा है नाम। अब देखते हैं इधर, रीसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वॉर बाय गिविंग देम अ लार्ज कल्टिवेबल लैंड विच दे कल्टिवेटेड कलेक्टिवली एंड शेयर द प्रोड्यूस। भाई स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड कहां पे तुम्हारा यहां पे आ गया है? जंग से निकले हुए। ये तो आप देखिए जंग का ये कौन सा वर्ड है? ये बड़ा स्पेसिफिक लिखा हुआ है ना, ये स्टेटमेंट इज वेरी स्पेसिफिक। ऊपर क्या बोल रहे हैं? स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, काम खत्म। ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जंग के कारण जो लोग वहां से आए हैं उनको इकट्ठे करके लैंड देना। बड़ा स्पेसिफिक है ना, कि सिर्फ वॉर के साथ एसोसिएटेड है ये टर्म। तो आपको पहले बताया था, जितना ज्यादा यूपीएससी स्पेसिफिक होगी उसके चांसेस क्या है गलत होने के? ज्यादा है। इसका आंसर देखें, आंसर मतलब स्टेटमेंट देखें अगली, मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। कुछ फार्मर्स मार्जिनल आए साथ में और उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया एंड उन्होंने अपने काम को हार्मोनाइज करने की कोशिश की। तो स्मॉल स्मॉल फार्मर्स आए, उन्होंने अपने इकट्ठे हुए और इकट्ठा काम किया। बड़ा जेनरिक है, बड़ा ब्रॉड है, कोई भी स्पेसिफिक केस नहीं है इसमें। बस मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं जो इसमें आ रहे हैं और अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अपने ऑपरेशन को होमोजेनाइज और सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। अगला देखें, मैनी मार्जिनल फार्मर्स, अगला है मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ब्रॉड है, ये सेकंड वाली। थर्ड क्या है? मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कंट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी। भाई मुझे एक चीज बता दें, वर्ड क्या है? लैंड को लेके तो पूरे के पूरे फंडामेंटल्स राइट्स की डिबेट हुई थी संविधान में, जब आए थे सारे केस, गोलकनाथ केस, ये सारे जो हम पढ़ते हैं, शंकर प्रसाद, सज्जन सिंह, केशवानंद भारती केस। लैंड कौन छोड़ता है भाई? सरेंडर कौन करता है? बस स्मॉल फार्मर ने फील्ड लार्ज कर लिया। यहां पे कोई वर्ड है कि स्मॉल फार्मर सरेंडर देयर लैंड? स्मॉल फार्मर मेकिंग अ लार्ज फील्ड, मतलब कोलैबोरेशन की बात हो रही है, काइंड ऑफ अ कोऑपरेटिव की बात हो रही है। यहां पे क्या एलिमेंट है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यहां कॉर्पोरेट का बात है। तो सरेंडर वाला काम तो कभी नहीं होगा, आपने झूठ पकड़ लिया इसका। और आगे भी पढ़ लेते हैं, फॉर अ फिक्स्ड टर्म फॉर विच द कॉर्पोरेट बॉडी मेक्स अ पेमेंट ऑफ अ एग्रीड अमाउंट टू द फार्मर्स, सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर अ फिक्स्ड टर्म। भाई स्मॉल फार्मर्स आए, उन्होंने लार्ज फील्ड बनाया। स्मॉल फार्मर्स ने किसी को थोड़ा ना लैंड दिया और किसी कॉर्पोरेट बॉडी ने बनाया। तो स्मॉल फार्मर्स कमिंग टुगेदर, मतलब यहां पे कमिंग टुगेदर की फील है इस वर्ड में। और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? एफपीओज, या एक क्या लैंड पूलिंग का आइडिया होता है कि लैंड पूल करके बनाएं, सरेंडर नहीं करते हैं लैंड राइट्स को। कॉर्पोरेट बॉडी से तो वैसे ही आपको लगता है जो फार्म लॉ आए थे, उस फार्म लॉज में कॉर्पोरेट को इंक्लूड करने की कोशिश की थी, तो उस सेंस में तो ये तो नहीं होगा इसमें। अगला क्या है? A company extend loans, technical knowledge and material inputs to a number of small farmers in an area so that they produce the agricultural commodity required by the company for its manufacturing. अब भाई मुझे बताएं, स्मॉल फार्मर्स इकट्ठे हो रहे हैं, लार्ज बना रहे हैं। A company extends loans, technical assistance to farmers so that they produce the agricultural commodity required by the company.
ये तो भाई कंट्रैक्ट फार्मिंग है ना। कंपनी ने आए, उन्होंने बोला कि आप हमें बताओ, आप हमें इतनी, जैसे लेस लेते हैं, पोटैटोज लेते हैं फार्मर से, वो बोलते हैं कि हमें पोटैटोज देना इतना अमाउंट, उसके लिए हम आपको इनपुट्स देंगे और पैसा भी देंगे। वो तो कंट्रैक्ट फार्मिंग है। स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड का आइडिया कहां पे है? तो वो कहां पे, कौन सी स्टेटमेंट दिख रहा है आपको? वो ये स्टेटमेंट में दिख रहा है। बी इज द आंसर। दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, तो ये गलत। दिस इज अगेंस्ट, जहां पे वर्ड पकड़ लिया हमने सरेंडर, ये गलत। दिस इज आइडिया ऑफ कंट्रैक्ट फार्मिंग, तो ये गलत। ऐसे निकला है, इस स्टेटमेंट को ऐसे करने की कोशिश करनी है। आया समझ में? आई होप यहां तक क्या होगा, आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो अपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका यहां तक हो गया है? नहीं, 26 27 रह गया हमारा। 27 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। अब ये आप जब एमएसपी पढ़ते हैं ना, कितनी क्रॉप्स को मिलती है, 22+1 क्रॉप्स को, जो भी नंबर है आपको पता होता है वहां पे क्या लिखा है, नॉलेज के बेस पे क्या लिखा है, वहां पे नाइजर लिखा है। तो इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि एमएसपी किन किन क्रॉप्स को मिलती है। पहले भी पूछा हुआ है, हमेशा बोला जाता है कि इसको रट के जाएं 22 क्रॉप्स को, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। Some tribal people in India use Niger seed for cooking. Some tribal people, वही लॉजिक, अपने आप सही। 1 and 3 आर करेक्ट। अब ये भी गया, ओनली 1, नन भी गया, या तो 2 है या 3 है। तीसरा पढ़ते हैं। नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। अब मुझे एक चीज बताएं भाई, पहली है नॉलेज के बेस पे आपने निकाल दी स्टेटमेंट। तीसरी आपको आ गया वर्ड सम, और इसके पास यहां पे वर्ड क्या है, एल एल, दैट इज लॉजिस्टिक लिमिटेशन ऑफ एन एग्जामिनर टू मेक दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट, बिकॉज दिस स्टेटमेंट कैंट बी मेड इनकरेक्ट, देन डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट। उस बेसिस पे हमने निकाला लॉजिस्टिकल लिमिटेशन, एल एल। यही दम सीरीज में हम अपने, अब आपने देखा सम वाले, इस पेपर में सम वाले आपके 3 आ गए हैं क्वेश्चंस। पहले 2 पढ़े, दोनों सही थे, ये भी सही है, ये स्टेटमेंट सही है वैसे भी आंसर में, पर आगे आंसर देखते हैं। पर आपको समझ में आ गया, मेरा पैटर्न बन गया, सम आएगा तो मैं सही करूंगा, क्योंकि लॉजिक भी है। ऐसे नहीं रट्टा लगाया आपने सम, आपने माइंडसेट समझा है, क्योंकि एग्जामिनर के पास लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट्स हैं। दिस लॉजिस्टिक लिमिटेशन मेक्स इम्पॉसिबल फॉर द एग्जामिनर टू मेक दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो कोई अगर स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो ही नहीं सकती है, मतलब उसके करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आया समझ में यहां तक? अब हम अगला देखते हैं कि भाई नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप, ये पहले भी आया हुआ है। यहां पे ये लिखा है कि नाइजर इज कल्टिवेटेड ओनली एज अ खरीफ क्रॉप। मान लेते हैं नाइजर राबी क्रॉप है, पर कई जगह पे आपको पता है ना, इंडिया का क्लाइमेट बड़ा अलग अलग है, तो कई जगह पे ये खरीफ क्रॉप भी होगी। और दूसरा जो नाइजर है, ये ऑयल सीड है, ठीक है, ऑयल सीड है। और आपको पता होगा ऑयल सीड्स इंडिया में ऐसा नहीं है, जब पढ़ते हैं कभी क्रॉप्स के बारे में, ऑयल सीड ऐसा नहीं है कि किसी एक में समर या विंटर में ही होते हैं। कई जगह पे वो समर में है, कहीं में वो विंटर में है। तो ऑयल सीड के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो दोनों में मिल जाती हैं, अगर आपको पता होता है। और दूसरा ये समझे, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। कहां पे, कितना, क्या ये ज्यादा राबी क्रॉप है, क्या ये खरीफ क्रॉप है? नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप इन इंडिया में या कहीं बाहर में। अब ये स्टेटमेंट को ये लिखा, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप इन इंडिया या कहीं और, कुछ नहीं लिखा है। जनरल स्टेटमेंट है, बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है। आपको पता है अगर स्टेटमेंट बहुत ही जेनरिक हो, यहां तो मैक्सिमम ये राबी क्रॉप होती, उसे क्या लिख दिया होता, खरीफ। तो वो लिखता कि नाइजर इज कल्टिवेटेड मेनली एज अ राबी क्रॉप, तो सही हो जाता, क्योंकि वर्ड क्या ऐड किया उसने, मेनली एज अ राबी क्रॉप। अगर यहां पे वर्ड मान लो नाइजर क्या है, ये राबी क्रॉप, ये खरीफ क्रॉप है मान लो मेनली, और वो क्या लिखता है, नाइजर इज कल्टिवेटेड मेनली एज अ राबी क्रॉप इन इंडिया, तो फिर आपका दिमाग खटकता है। एक तो इंडिया की बात कर दी, एक मेनली लिखा है, क्या पता मेनली हो या ना हो। पर ये लिखना कि ये क्या, इट इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप, ना मेनली लिखा है ना ओनली लिखा है। अब बंदा इसका क्या इंटरप्रिटेशन ले, मतलब उसको ये स्टेटमेंट सही थी तो उसने ऐसे ही लिख दिया। तो जिन स्टेटमेंट्स में कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, कुछ भी नहीं है और बड़ी जेनरिक है, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं वो सही हो। यहां पे कुछ नहीं है, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप, तो अगर इसको समझें आप, तो उसको ये पता था ये खरीफ क्रॉप है,
तो उसने कुछ नहीं यूज किया, क्या लिखा नाइजर इज कल्टिवेटेड खरीफ को, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही सत्य है, तो कोई वर्ड ऐड करने का मतलब ही नहीं है। अगर ये मान लेते हैं ये खरीफ क्रॉप है मेनली, ये है, पर उसे क्या बनाना है, इसको गलत बनाना है, तो क्या बनाता वो, नाइजर इज कल्टिवेटेड मेनली एज अ राबी क्रॉप। फिर वर्ड क्या है, मेनली। अगर उसे गलत करना था तो वर्ड उसको मेनली डालना था। वहां पे भी ये नहीं डाल सकता था कि नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ राबी क्रॉप, वो भी सही हो जाता है क्योंकि कई जगह पे राबी क्रॉप की तरह भी है, पर एडजेक्टिव गलत करता है। तो जब स्टेटमेंट बहुत ही जेनरिक हो, मतलब आप ये समझ लें आपको पता है कि मैं सच बोल रहा हूं, फिर आप परवाह नहीं करते। जब झूठ बोल रहे होते हो तो ट्राई करते हो कि झूठ जो है मैं ऐसा बोलूं कि फिर जब मैं झूठ बोल रहा हूं वो पूरा प्योर झूठ होना चाहिए, ताकि पेपर में जाके डाउट ना आए। पेपर हो गया, बाद में डाउट आ रहा है स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो सच बोल रहे हो, अगर वो सच है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आपने स्टेटमेंट बहुत ही जेनरिक बनाई। झूठ बोल रहे हो तो ट्राई करोगे ऐसा बोलूं कि प्योर झूठ हो, बाद में जाके ये ना लगे कि भाई वहां पे हमने सच का एलिमेंट उसमें आ गया है, कि स्टेटमेंट कहीं ऐसी ना बन जाए जेनरिक कि उसमें सच का एलिमेंट भी आ जाए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स में आगे जाके नोट करेंगे, पहले भी कर रहे हैं, जहां पे भी यूपीएससी गलत करता है बड़ा ही स्पेसिफिक वर्ड्स ऐड करता है, क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड्स ऐड करने से तुम नैरो जाके स्टेटमेंट को गलत कर सकते हो, क्योंकि जितनी स्टेटमेंट ब्रॉड होगी उतने उसके सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दैट्स व्हाई करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ब्रॉड, क्योंकि उनको वहां पे डर ही नहीं है एग्जामिनर को, क्योंकि वो है ही सत्य, वहां पे कोई स्पेसिफिक वर्ड ऐड करने का मतलब ही नहीं है। आया समझ में? दिस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाई आई हैव spent a couple of minutes on this question. This is very very important learning on question number 27. Now let's start with question number 28. अब देखिए 28 में क्या लिखा है, consider the following investments in the following assets. Consider the investments in the following assets. और इनमें से कौन कौन से आर कंसिडर्ड एज इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। पहले तो ये इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, इनटेंजिबल होनी चाहिए, जिसको तुम टच नहीं कर पाते, मशीन्स नहीं होनी चाहिए। मतलब ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड इज इनटेंजिबल, और ब्रांड रिकॉग्निशन इज काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, ये एसेट होता है। पहला सही। इन्वेंट्री, भाई इन्वेंट्री इज टेंजिबल ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंटेंजिबल एंड इट इज एन इन्वेस्टमेंट। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, तो आपको पता लग गया भाई ऑल 4 तो है नहीं है, 1 भी नहीं है, या 2 है, 3 है, अब है मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। भाई मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, जो लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स है, अब ये एक तरह की इंटेंजिबल है, ये आपको पता लग गया है, पर ये क्या इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है भाई। दिस इज योर एसेट्स। आपने अपने क्लाइंट की मेलिंग लिस्ट निकाली, यू आर यूजिंग दिस एज एन एसेट टू सेंड देयर प्रमोशन ऑफ द कंपनी, या टेलिंग देम की सेल आ रही है। जो मान लो कोई आप जाते हैं शोरूम में, नंबर मांगते हैं आपसे, लिस्ट बनती है आपकी पूरी, आपको मैसेज आते हैं ना, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट एसेट, द लिस्ट एंड एसेट, उस पे बेसिस पे आप, वो इन्वेस्टमेंट है जिसके बेसिस पे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो एसेट तो वही है विच इज यूज्ड टू क्रिएट रेवेन्यू। और इंटेंजिबल होगा मतलब वो खुद अपने आप में कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो ये खुद कंज्यूम हो रहा है नहीं, ये किसी इन्वेस्टमेंट है किसी को और इनकम को बढ़ाने के लिए, तो ये भी सही है, इंटेंजिबल है। तो आंसर इज सी, सी लगा के आना था इसका आंसर, और कुछ नहीं है। 28 का आंसर क्या है, सी इज द आंसर। आया समझ में यहां तक? नाउ विल स्टार्ट विद द फॉलोइंग क्वेश्चन द नेक्स्ट सेशन, बट ट्राई करें कि जो हम ये पैटर्न बना रहे हैं, आज वाले में आपको 3-4 पैटर्न मिले, ऐसे हर सेशन में आपको मिलते रहेंगे। वीडियोस को कॉन्टिन्यूसली देखें फ्रॉम लेक्चर 1, जितने भी लेक्चर आएंगे आपके 10 इयर्स को लेके, सो दैट यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस व्हाइल सॉल्विंग द 2026 का प्रीलिम्स का एग्जाम। आपका ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स होगा, इज द सेंस दैट आपकी इसमें कट ऑफ क्लियर होगी एंड आप मेंस दे के आएंगे, अगर आप इस चीज को साथ में लेके चलते हैं कि मेरे को नॉलेज के साथ माइंडसेट भी लेके चलना है। तो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। थैंक यू सो मच।